ओके, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं रेडिएशन के बारे में, तो ये लॉ भी रेडिएशन से ही रिलेटेड है। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में ये बताया जाता है द वेवलेंथ ऑफ द maximum intensity, the wavelength of the maximum intensity of emission of black body radiation is inversely proportional to एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ये मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी ऑफ द ब्लैक बॉडी। और ये जो वेवलेंथ है, देखो इस स्टेटमेंट का सबसे पहले तो मीनिंग समझिए क्या है। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने काफी गर्म कर रखा है, हाई टेम्परेचर पर है। और अगर ये हाई टेम्परेचर पर है तो ये क्या करेगा, ये रेडिएशन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने अंदर से क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो ये बेसिकली रेडिएशन कर रहा है। और इसका जो रेडिएशन हो रहा है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन से वाले की है, तो वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये ग्रीन कलर की लाइट को रेडिएट कर रहा है। अगर ये ग्रीन कलर की लाइट को सबसे ज्यादा रेडिएट कर रहा है, ये रेड कलर की लाइट भी रेडिएट कर रहा है, ग्रीन भी कर रहा है, और इसके अलावा ये ब्लू कलर की लाइट को भी रेडिएट कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेडिएशन हो रहे हैं वो ग्रीन कलर के हो रहे हैं। तो हम उस मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो रिलीज हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, वो कौन सी इंटेंसिटी का हो रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ग्रीन कलर का रेडिएशन मैक्सिमम हो रहा है। तो उस केस में जो इसकी वेवलेंथ है, जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ है, वो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर। सो द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका सीधा सा मतलब क्या बनता है, इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जो मैक्सिमम रेडिएशन की वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसके बाद में ये जो स्टेटमेंट है, इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाएंगे और प्रोपोर्शनेट को हटा करके यहाँ पर पे इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। जो लोग अभी आए हैं फिर से सुन लीजिए, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसके अंदर मैंने ये बताया कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रेडिएट की जा रही है ब्लैक बॉडी के थ्रू, उसकी जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी, वेवलेंथ उतनी ही शॉर्टर होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो हियर वी आर राइटिंग द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू द बी इज द कांस्टेंट, और यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटा करके इस कांस्टेंट को लगाया। सो दिस इज बी। और ये जो बी है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वीन्स कांस्टेंट। बी इज नोन एज वीन्स कांस्टेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बी। तो ये कांस्टेंट है। ओके, अब इस फॉर्मुलेशन को हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को, ये जो टी है ये इधर डिवाइड में, इधर लेकर के आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी wavelength of the maximum radiation multiplied by temperature is equal to constant, b is a constant। तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उतना ही वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, वो एक कांस्टेंट आएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक है। आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा। ब्लैक स्मिथ जो होता है वो पहले आयरन को गर्म करते हैं उसको किसी भी शेप में बनाने के लिए।
तो आयरन को हमने क्या करना शुरू किया, इसको हीटअप करना शुरू किया। तो जैसे ही हीटअप करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये रेड हॉट हो जाता है, मतलब कि रेड कलर का रेडिएशन कर रहा होगा उस समय पे। तो इनिशियली हमें ये कैसा दिखाई देता है, ये रेड हॉट दिखाई देता है, एकदम रेड कलर का हो जाता है। और ये कब होगा, तो आंसर है ये 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। 200 डिग्री सेल्सियस पर ये रेड कलर का दिखने लगेगा आयरन। नेक्स्ट, अगर आप इसको और हीटअप करोगे तो ये रेडिश येलो हो जाएगा। 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये कैसा दिखेगा, रेडिश येलो। थोड़ा बहुत रेड कलर भी होगा और बीच में येलो कलर भी आपको दिखाई देगा। और ये आपको मिलेगा 500 डिग्री सेल्सियस से, ये 200 से 500 पे मिलेगा आपको। ये 500 से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। और इसके बाद अगर आप इसको और गर्म करोगे, 1000 से ज्यादा गर्म करोगे, तो आपको ये कैसा दिखने लगेगा, आपको ये व्हाइट हॉट दिखना शुरू हो जाएगा। जो आयरन है वो व्हाइट हॉट दिखना शुरू हो जाएगा मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। तो 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होते ही ऐसा दिखने लगेगा। अब इस एग्जाम्पल में क्लियरली यही तो समझ आ रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, वेव ग्योर के बारे में। इनमें क्या डिफरेंस है, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्या डिफरेंस है इन सब में, तो आंसर है वेवलेंथ का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। अब इसमें जो वॉयलेट कलर है, ये जो वॉयलेट कलर है, इसकी फ्रीक्वेंसी इन सब कलर में हाईएस्ट है। इन सब कलर्स में बोल रहा हूँ, इन सब कलर्स में इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। और जो वेवलेंथ है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, वेवलेंथ लैम्डा से लिखते हैं, जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटी वेवलेंथ है। और जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है इन सब कलर्स में से, और जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट या इसको लॉन्गेस्ट बोलना ज्यादा सही रहेगा। सो हियर वी विल राइट द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज लॉन्गेस्ट। अब मैं दोनों वेव्स को बना करके बताता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो कि रेड कलर की वेव कैसी होती है और वायलेट कलर की वेव कैसी होगी। सो दिस इज द रेड कलर वेव फॉर एग्जांपल। तो ये इस तरह की वेव है, ये इतनी डिस्टेंस में कितनी कंप्लीट हो रही है, तो आंसर है ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव। तो 3 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। तो हमने बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। और फॉर एग्जांपल ये कलर रेड कलर। इसके बाद में वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर के बारे में देखिए, ये वॉयलेट कलर की वेव है। दोनों में किसका डिफरेंस है आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है और ये कलर कैसा है, ये कलर वॉयलेट कलर है। तो दोनों में किसका डिफरेंस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ रहा है, या आप बोल सकते हैं कि वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, तो आंसर है 3 हर्ट्ज एंड 20 हर्ट्ज। अब दोनों की वेवलेंथ का कंपैरिजन देखिए। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। ये क्रस्ट से क्रस्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर। और इसके क्रस्ट से इसके क्रस्ट की जो डिस्टेंस है इसको भी क्या बोला जाएगा, इसको भी वेवलेंथ बोला जाएगा। तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है, इसका मतलब ये वॉयलेट कलर कब रेडिएट करेगा, हायर टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये वॉयलेट कलर कब रेडिएट करेगा, तो आंसर है हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये रिलेशन आपको लिख करके बताया है दैट द वेवलेंथ of the radiation which is emitted by the black body is inversely proportionate to the temperature। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब मैंने आयरन को गर्म करना शुरू किया तो पहले वो रेड कलर का था, अब और गर्म करूंगा तो क्या होगा, कौन से कलर का हो जाएगा, तो आंसर है ऑरेंज का, फिर येलो कलर का हो जाएगा, फिर और गर्म करते जाएंगे तो ये आपको व्हाइट कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। व्हाइट कलर का दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो सब तरह के रेडिएशन कर रहा है। और जब ये सारे कलर एक साथ हमारी आईज में जाते हैं, हमारा ब्रेन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, हमारा ब्रेन इसको एज ए व्हाइट कलर इंटरप्रेट करता है, समझता है। तो व्हाइट कोई कलर नहीं है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, हमारा ब्रेन का इंटरप्रिटेशन है व्हाइट कलर। बेसिकली कलर ये 7 है, तो ये 7 कलर्स जब एक साथ आ रहे हैं तो हमारा ब्रेन उसको व्हाइट कलर से समझता है, व्हाइट कलर हमें अपीयर होता है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, इसको हीटअप करते जाएंगे, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, ये लिखा हुआ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वॉयलेट कलर की। तो जब हम सब्सटेंस को गर्म करते हैं
तो सबसे पहले वो रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। तो ये जो वेवलेंथ है ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करके रखना, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। वेवलेंथ के छोटे होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो दिस इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अच्छा, इसका यूज क्या है? इस डिस्प्लेसमेंट लॉ का हम लोग यूज करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज के सरफेस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दिस लॉ इज यूज्ड टू मेजर सरफेस टेम्परेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। इसके मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ अभी न्यूमेरिकल्स में। इट इज यूज्ड टू मेजर सरफेस टेम्परेचर ऑफ celestial bodies like planets, sun, distant stars and moon। तो हम लोग अलग अलग तरह के मून, सन, स्टार्स, सन जो है वो तो एक ही है, हमारे जो पास में जो सबसे स्टार है उसको सन बोला जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स हैं तो उनके टेम्परेचर्स को हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज किया जा सकता है? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट रहता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट बोला जाता है, या वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो ये फॉर्मूला रहेगा लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। ये बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इसके बराबर रहेगा। तो अब क्या चेंज होगा? हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? हम लोग वेवलेंथ को सेंस कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग किसको सेंस कर सकते हैं? वेवलेंथ को सेंस कर सकते हैं, या उस सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसके कलर को देख सकते हैं। टेलीस्कोप्स के थ्रू, हमारी आईज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? उस सन का या उस स्टार का कलर देख सकते हैं। तो उसका जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है, उसका जो भी कलर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से हम लोग मैक्सिमम रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कौन से वाला कलर दिख रहा है। ऐसे तो बहुत सारे रेडिएशन आएंगे। ऐसे तो स्टार से या प्लेनेट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडिएशन होंगे। हो सकता है ब्लू कलर की लाइट भी होगी, रेड कलर की भी होगी, और कोई डिफरेंट कलर की भी लाइट होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी है? मैक्सिमम इंटेंसिटी मान लीजिए ब्लू कलर की है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ब्लू कलर की वेवलेंथ, और ये वैल्यू है 2.9 इंटू 10 टू पावर -3। और इसमें से अननोन क्वांटिटी क्या है? तो आंसर है अननोन क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा टेम्परेचर का? टेम्परेचर का फॉर्मूला बनेगा T is equal to 2.9 into 10 to the power -3 डिवाइड बाय लैम्डा m। तो हमें सिर्फ क्या पुट करनी है? हमें सिर्फ वेवलेंथ पुट करनी है। तो जो भी लाइट हम तक आएगी किसी भी प्लेनेट से या किसी भी दूसरे स्टार से, जो भी लाइट अर्थ तक पहुंच रही है, हमें उस लाइट की सिर्फ वेवलेंथ पता होनी चाहिए। तो वो वेवलेंथ हम लोग जैसे ही पता करेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते ही हम ये बता सकते हैं उस स्टार का या उस प्लेनेट का क्या टेम्परेचर है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज है। अब इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टडी करते हैं। देखिए क्या क्या न्यूमेरिकल्स होंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कराता हूँ। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सन, सन से जो रेडिएशन आते हैं, सबसे मैक्सिमम रेडिएशन कौन सा होता है? देखिए, द मैक्सिमम, स्पेक्ट्रम का मतलब है उसमें से गामा रेज भी आएंगी, एक्स रेज भी आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज भी आएंगी, रेडियो वेव्स भी आएंगी, माइक्रोवेव्स भी आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन सी रेज की होगी? अल्ट्रावायलेट रेज की होगी, इंफ्रारेड रेज की होगी। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ 4753 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। सन का सरफेस टेम्परेचर फाइंड करना है। ये जो इंटेंसिटी, ये जो लिखा गया है रेडिएशन, ये कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेवलेंथ बताई गई है, ये वेवलेंथ कौन से कलर की बताई गई है? ये वेवलेंथ है इंफ्रारेड की। ये वेवलेंथ कौन से कलर, कौन से रेडिएशन की है? इंफ्रारेड की। तो सन से जो सबसे ज्यादा रेडिएशन आ रहा है वो इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है। इसी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। इसी की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को जब बाहर रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, वो जल्दी से गर्म हो जाता है,
क्योंकि वो सब्सटेंस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे ज्यादा जो रेडिएशन आ रहा है सन से वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो हम लोग वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे यूजिंग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अभी मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला बनाना है, T इज इक्वल टू बी अपॉन लेमडा एम। बी की वैल्यू क्या होती है, बी तो कांस्टेंट है, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3, इट इज ए कांस्टेंट, एंड डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है वेवलेंथ 4753 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। ये आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 10 टू द पावर -10 अपस्टेयर्स में आएगा, तो -10 + 10 हो जाएगा, और +10 -3, दिस विल बी 10 टू द पावर 7। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 2.9 डिवाइड बाय 4753 इंटू 10 टू द पावर 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 जीरोस का, 3 या 4 जीरोस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 29,000, और यहाँ लिख देंगे 10 टू द पावर 4, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4753। तो 3 जीरो मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं, देखो 4 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि 2.9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 आना चाहिए। ये पॉइंट है, कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट पॉइंट को शिफ्ट किया राइट साइड में, तो पावर को क्या कर देंगे, 4 डिक्रीज कर देंगे। तो मैंने पावर को 4 डिक्रीज कर दिया, तो 10 टू द पावर 7 को 10 टू द पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 29,000 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आंसर आने वाला है इसका। ये कैंसिल होगा, और कैंसिल होकर के दिस विल बी 6.10141, ये इसका आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 3 है। तो 10 टू द पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट को 3 डिजिट इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6101.41 केल्विन। देखो मैंने आपको ये लो जब मैं बता रहा था तब मैंने आपको बोला था कि ये कौन सा टेम्परेचर है, इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा था, देखो क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर को आपको किसी और यूनिट में मेजर नहीं करना, टेम्परेचर को सिर्फ किस में लिखना है, आपको केल्विन में लिखना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएंगे वो केल्विन में आएंगे, ऐसा यूनिट में आएंगे। सो दिस इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। अगर उससे सबसे ज्यादा रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहे हैं, तो उस समय पर हम ये बोलेंगे कि सन का सरफेस टेम्परेचर ये होता है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्प्लेसमेंट लॉ पर बेस्ड है। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंपैरिजन करके बताया गया क्वेश्चन में। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। हम लोग सन का सरफेस टेम्परेचर यहीं से बता सकते हैं, उसके रेडिएशन को सेंस करके। हमने स्टार्टिंग में थर्मोमीटर्स भी पढ़े थे, पायरोमीटर, और ये 2-3 थर्मोमीटर मैंने आपको बताए थे लास्ट में। तो वो जो थर्मोमीटर थे वो बेसिकली रेडिएशंस पे तो बेस्ड थे, तो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस को तो वो सेंस करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, maximum intensity emitted by the sun and the moon, by the sun and the moon are, कितना रेडिएशन कर रहे हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम एंड 15 माइक्रोमीटर। दूसरा जो दे रखा है वो माइक्रोमीटर में दे रखा है, मून का जो एमिशन है वो माइक्रोमीटर में गिवन है रिस्पेक्टिवली। if the temperature of the sun, अभी हमने कैलकुलेट किया था, is about 6000 केल्विन। एक्चुअल वैल्यू तो ये आ रही थी, लेकिन लगभग हम लोग ये मान सकते हैं 6000 केल्विन होगा, तो क्वेश्चन में इसमें 6000 केल्विन इसीलिए दे रखा है। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मून, देन फाइंड द
टेम्परेचर ऑफ द मून। तो मून का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला ये था कि लैम्डा एम और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन क्या रहना चाहिए, लैम्डा एम और इसका मल्टीप्लिकेशन टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, जिसको वीन्स कांस्टेंट बोला जाता है। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब हम इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं। जो फर्स्ट है उसको हम लोग मान लेते हैं सन, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो हम लोग मान लेते हैं मून। तो यहाँ लिखेंगे वेवलेंथ एमिटेड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वेवलेंथ एमिटेड बाय द सन। तो सन फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सन का टेम्परेचर लिखेंगे T1, और इक्वल टू में लिखेंगे वेवलेंथ एमिटेड बाय द मून एंड टेम्परेचर ऑफ द मून, और ये टेम्परेचर लिखेंगे मून का। और दोनों किसके इक्विवेलेंट आएंगे, दोनों बी के इक्वल ही आएंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल रहेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी के इक्वल रहेगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सन पे, सन की जो वेवलेंथ है वो कितनी गिवन है, 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10। टेम्परेचर कितना गिवन है सन का, तो आंसर है 6000 केल्विन। इक्वल टू में वेवलेंथ गिवन है मून की वेवलेंथ रखी है 15 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। एंड टेम्परेचर ऑफ द मून वी हैव टू कैलकुलेट, ये मून का टेम्परेचर है। तो ये जो क्वांटिटीज हमने यूज की है इनको यहाँ लिखते हैं। लैम्डा m1 ये हमने किसके लिए लिखा, सन के लिए। T1 जो है वो भी किसके लिए लिखा, सन के लिए लिखा है। लैम्डा m2 हमने लिखा है मून की वेवलेंथ के बारे में, और T2 जो है वो भी किसके लिए लिखा है, टेम्परेचर ऑफ द मून के लिए लिखा है। ओके, अब हम लोग T2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ T2 इज इक्वल टू 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 6000 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखो ये 10 टू द पावर -6 अपस्टेयर्स में जाएगा तो +6 हो जाएगा, -10 + 6, दिस विल बी 10 टू द पावर -4। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको लिखते हैं 5000 इंटू 6000 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 टू द पावर -4। अब 15 से ये कैंसिल हो सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे। सो दिस विल बी 400, ये 400 आ जाएगा। ओके, अब 5000 इंटू 400, सो दिस विल बी 2 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगी और 10 टू द पावर -4 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस विल बी 2 मिलियन। ये 2 मिलियन है, 10 टू द पावर 6 है। अब ये 10 टू द पावर -4 है, ये 10 टू द पावर 6 है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा पढ़ा रहने देना तो ऐसा लिख दीजिए, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते ये 2 इंटू 10 टू द पावर 2 बचेगा। 2 इंटू 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या है, 100। सो 2 इंटू 100 इज 200 केल्विन। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मून। तो ये मून के सरफेस का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द मून। वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर है। डिग्री सेल्सियस में करोगे तो -73 के आसपास आएगा। तो बहुत कम टेम्परेचर है मून के सरफेस का। ये एवरेज टेम्परेचर की बात की जा रही है, क्योंकि मून पर जब सनलाइट पड़ेगी तो उस पर सनलाइट जब आएगी तो वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके सरफेस का। लेकिन नाइट टाइम में मून के ऊपर, मून जब रोटेट हो जाएगा और उस पर सनलाइट नहीं आएगी, उस समय पर उसके सरफेस का टेम्परेचर इतना कम होगा। तो इसी तरह से अर्थ के भी दो टेम्परेचर होते हैं। हम लोग एवरेज टेम्परेचर के बारे में लिखते होते हैं, अर्थ के भी दो ही टेम्परेचर होते हैं। डे टाइम में टेम्परेचर अलग होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके सरफेस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर के गर्म होने के कारण इंफ्रारेड रेडिएशन है। और रात के समय क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर की एनर्जी है वो स्पेस में जाती है। तो पहले एटमॉस्फेयर गर्म हुआ सन से एनर्जी लेकर के, फिर रात के समय वो एटमॉस्फेयर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है स्पेस में और ठंडा होता है, और फिर इतनी ही देर में दोबारा से सनराइज हो जाता है, फिर दोबारा गर्म होना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह से एटमॉस्फेयर के कारण हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो टेम्परेचर काफी ज्यादा और काफी कम होते। तो जैसे मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मून पर जब सनलाइट पड़ती है तो वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, और रात के समय जो उसका टेम्परेचर है -70 से -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और यही टेम्परेचर फिर किसके होते? अर्थ के होते, अगर यहाँ पर क्या नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो। ओके, सो दिस इज अबाउट द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये इसका प्रैक्टिकल यूज है जिससे हम लोग मून का, सन का, स्टार्स का सरफेस टेम्परेचर बता सकते हैं। किसके बेसिस पे? उसके रेडिएशन के बेसिस पे, कि वो किस तरह की इंटेंसिटी को रेडिएट कर रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीफन्स लॉ। देखिए स्टीफन्स लॉ क्या होती है, पहले मैं लॉ लिखता हूँ, फिर हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी emitted, the amount of heat energy emitted per second by per unit area of a perfectly black body, per unit area of a perfectly black body। आइडियल बॉडी को मान करके ये लो लिखे गए हैं। perfectly black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature। जहां पर भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा जा रहा है मतलब कि टेम्परेचर को केल्विन में लिखा जाएगा, ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली इसमें लिखा गया हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो ये एमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एमिसिव पावर बोलते हैं, कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितना एमिशन करेगा। दिस इज कॉल्ड एमिसिव पावर। और एमिसिव पावर को किससे लिखा जाता है? स्मॉल ई से लिखा जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया था एमिसिव पावर के बारे में। मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी एमिसिव पावर की, रिफ्लेक्टेंस की, एब्जॉर्प्टेंस की। सो बेसिकली दिस इज द एमिसिव पावर। क्या होता है? एमिसिव पावर होता है थर्मल एनर्जी एमिटेड, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम, पर सेकंड में, और पर यूनिट एरिया में से। सो दिस इज कॉल्ड एमिसिव पावर। ये उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है? एमिसिव पावर। और ये जो स्टीफन्स लॉ है ये कह रही है कि एमिसिव पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। सो दिस इज द स्टीफन्स लॉ। ये स्टीफन्स लॉ है। जो एमिशन पावर होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगी? तो आंसर है एमिसिव पावर भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर को आप डबल करोगे तो एमिसिव पावर 16 टाइम्स हो जाएगी। देखो टेम्परेचर की फोर्थ पावर आ रही है। फोर्थ पावर आने का मतलब है कि टेम्परेचर को जब आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तो उस समय पर उसकी जो एमिसिव पावर है वो कितनी हो जाएगी? वो एमिसिव पावर हो जाएगी उसकी 16 टाइम्स। सो दिस विल बी द रिलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर को डबल करेंगे तो डबल टू का फोर्थ पावर कितनी होगी? फोर्थ पावर ऑफ द टू विल बी 2 into 2 into 2 into 2, so this will be 16। तो टेम्परेचर को डबल करने से एमिसिव पावर 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि पहले से वो 16 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन करेगा, एमिशन करेगा। दिस इज द स्टीफन्स लॉ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और बताएंगे ये एक क्वांटिटी पे और डिपेंड करेगा। तो प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाया, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जिसको सिग्मा लिखा जाता है। और सिग्मा क्या होता है? यहाँ लिखते हैं वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट
which is called Stephen's constant, which is called Stephen's constant। और ये जो स्टीफन कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन इनवर्स 4, केल्विन इनवर्स 4। दिस इज द यूनिट ऑफ द सिग्मा। ये एक कांस्टेंट है, मतलब कि ब्लैक बॉडी इतना रेडिएशन करती है, टेम्परेचर को डबल करने से रेडिएशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और ये एक कांस्टेंट आ गया इसका। और ये जो मैंने आपको लॉ लिख करके बताई है, इस लॉ को क्या बोला जाता है? इस लॉ को एक नाम से और भी बुलाया जाता है। तो एमसीक्यूज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोला जाता है इसको। उसका कारण क्या है? स्टीफन ने तो इसको लिख करके बताया था और बोल्ट्जमैन ने इसको थ्योरेटिकली प्रूव किया था। तो इसीलिए अभी इस लॉ का नाम क्या रखा गया है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रखा गया। बोल्ट्जमैन ने इस लॉ को थ्योरेटिकली प्रूव किया था। ओके अब इसके बाद में स्टीफन लॉ से रिलेटेड कुछ और भी कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशन के बारे में देखिए क्या है। देखो इसमें तो हमने ये बताया कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एमिसिव पावर, लेकिन एक्चुअल में ये सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। सराउंडिंग के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, तो हमें उसको भी इस फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एमिसिव पावर इज इक्वल टू सिग्मा e टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू द पावर 4। तो जितना ये एमिशन करेगा कुछ एब्जॉर्प्शन भी तो करेगा, क्योंकि सराउंडिंग का भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ब्लैक बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसमें से कुछ एनर्जी रिसीव भी तो करेगा। अब जैसे कि हमने हमारे रूम के अंदर लाइट ऑन है, लाइट ऑन है तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो जरूर उनमें से क्या हो रहा होगा? उनमें से रेडिएशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर आ रही हैं, वो हमारी आईज एब्जॉर्ब करती है और इसीलिए हमें इमेज दिखाई देती है। यही इमेज फॉर्मेशन का तरीका होता है। तो बेसिकली जो भी बॉडी यहाँ पर जिस भी टेम्परेचर पर है वो कुछ ना कुछ एमिशन तो करेगी, तभी हम उसको देख पा रहे हैं। तो इसने जो रेडिएशन किया, कुछ रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब भी करेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सोर्स लगा रखा है, इस सोर्स से बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये लाइट इस तक भी पहुंचेगी, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगा। तो ये एमिशन भी करेगा और ये क्या करेगा? रेडिएशन भी, ये एब्जॉर्बिंग भी करेगा और दोनों चीजें करेगा। तो बेसिकली जो बॉडी एमिशन करती है वो आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर के कारण कुछ एब्जॉर्प्शन भी करती है। तो टोटल एमिसिव पावर कितनी हो जाएगी? अब देखो इसको ऐसा क्यों लिखा गया? इसको ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि ये रेडिएशन कर रहा है 100 का, ये 100 इसकी एमिसिव पावर है और कुछ 10 ये एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से। तो इसकी टोटल एमिसिव पावर कितनी हो जाएगी? नेट एमिसिव पावर कितनी हो जाएगी? तो आंसर है 90। 100 का एमिशन कर रहा है और 10 आसपास के सराउंडिंग से खुद एब्जॉर्ब कर रहा है। सो एमिसिव पावर इज 90। तो इसीलिए इसको ऐसा माइनस में लिखा गया। सो दिस इज द नेट एमिसिव पावर विच इज रिटन बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में अभी मैंने आपको ये बताया था कि एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मल एनर्जी इमिटेड डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया। तो ये जो थर्मल एनर्जी इमिटेड है डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो E की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एमिसिव पावर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे ही इस फॉर्मूला में पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी E अपॉन टी इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू द पावर 4। अब इसके बाद में एरिया यहाँ पर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगी E अपॉन टी। E अपॉन टी इज द rate of loss of heat. This will be sigma A T to the power 4 temperature of the surrounding, and this is called the rate of loss of heat. Rate of loss of heat, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? जिसको हम लोग कैपिटल H से लिखते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? तो फॉर्मूला बनेगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का
कि जो ब्लैक बॉडी होगी अगर वो गर्म होगी तो रेडिएशन के कारण वो कितनी हीट का लॉस करेगी। तो ये हीट लॉस का फॉर्मूला बन रहा है H इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू द पावर 4। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द लॉस ऑफ हीट। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि वो